14। मैक्रो का वैसे मतलब होता है लार्ज, और इससे रेलेवेंट जो हमने कुछ चैप्टर पहले भी पढ़े हैं उन्हें माइक्रो कहते हैं। माइक्रो कहते हैं कि जो बिल्कुल ही छोटा होता है, इन 1 million पार्ट ऑफ एनीथिंग। 1 million part of anything is called micro, MICRO, माइक्रो। और ये जो मैक्रो है ये लार्ज के मानों में आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये होता है कि हम जो इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज, उनको हम स्मॉल लेवल पे देख रहे होते हैं, यानी एक इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे होते हैं, एक फर्म के लेवल पे देख रहे होते हैं, कंज्यूमर के लेवल पे देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमी को एज ए होल देखते हैं, इकोनॉमी को एज ए होल देखते हैं, या इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज को हम एज ए होल देखते हैं, इन एग्रीगेट देखते हैं। इन एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो वो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाती है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक इश्यूज को एट लार्ज देख रहे होते हैं, यानी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, या इन्फ्लेशन का इशू है, या पॉवर्टी का इशू है, या इनइक्वालिटी का इश्यूज हैं, तो इनको हम एज ए होल देख रहे होते हैं कंट्री लेवल पे, या इसको हम देख रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, या हम एज ए होल देख रहे होते हैं इसको। तो बहरहाल ये तो मैंने थोड़ा सा तारुफ करवाया। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसको इस्टेब्लिश किया था एक इकोनॉमिस्ट ने, और उस इकोनॉमिस्ट का नाम है J.M. केन्स। J.M. केन्स, जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह पढ़ा था, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट थी। और उसको मार्शल का नाम आपने सुना था, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं या मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स को जिसने प्रमोट किया है, उस इकोनॉमिस्ट का नाम है जॉन मेनार्ड केन्स, जिसे हम J.M. केन्स कहते हैं। इसने ये भी, इसका ताल्लुक भी यूके से ही है, और इसने 1936 में एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी से कहते हैं आम अल्फाज में, और उसमें उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको बता दिया है कि इसको किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इनका नाम था J.M. केन्स। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कह लीजिए, इकोनॉमिक्स के नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि जैसे मैंने भी आपको कहा कि इसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज को इन एग्रीगेट देखते हैं, और इकोनॉमिक इश्यूज में जैसे इन्फ्लेशन है, पूरी कौम का मसला है, इसी तरीके से बेरोज़गारी है यानी अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ये वो मसाइल हैं, या ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है। पॉवर्टी है, ठीक है ना जी। तो ये सारे इश्यूज को हम देखेंगे। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो बहरहाल ये थोड़ा सा तारुफ है जो मैंने अभी आपको करवाया है। अच्छा, अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, और दिस इज चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट 1।
तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम को पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक था लैंड, एक था लेबर, एक था कैपिटल, और चौथा फैक्टर हमने पढ़ा था एंटरप्राइज। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, और आपको ये भी बताया था कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री काम नहीं करते हैं, बल्कि उनकी फैक्टर की क्या है, प्राइसिंग भी होती है। तो लैंड की जो प्राइस होती है उसको हम रेंट कहते हैं। इसी तरीके से जो लेबर की प्राइस है उसे हम वेज कहते हैं। जो कैपिटल की प्राइस है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। और जो चौथा फैक्टर है एंटरप्राइज, उसकी प्राइस का नाम क्या है, प्रॉफिट। तो ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और चारों की ये क्या है, कीमतें हैं। इन चारों की जो कीमतें हैं इनको हम फैक्टर प्राइसिंग का नाम देते हैं। ठीक है ना जी, ये चार फैक्टर प्राइसिंग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हम नेशन कहते हैं। दिस इज नेशन। अगर ये नेशन है तो ये जो चारों मुआवजे हैं या फैक्टर प्राइसिंग है, ये चारों क्या है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आएगा उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम बन गई आपके पास। दिस इज नेशनल इनकम। इन चारों को ऐड करने के बाद जो आपके पास आ रहा है, दिस इज नेशनल इनकम। पिछले चैप्टर में हमने इन चारों को जब ऐड किया था तो हमने कहा था कि ये कॉस्ट होती है, यानी रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम बिजनेस और फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर ये चारों नेशन के ज़िम्मे में आते हैं तो अब नेशन जारी से पता है चार लोगों से मिलकर बनी है, तो चारों ने अपनी अपनी अर्निंग भी तो बतानी है ना जी। इसने रेंट अर्न किया, लैंड ने, इसने वेज, इसने इंटरेस्ट और इसने प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम भी यही है, रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनको नेशनल इनकम कहते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनको कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि दिस इज फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम व्यू। यानी जो चारों फैक्टर्स हैं ये उनकी इनकम है ना। रेंट किसकी इनकम है? रेंट इज द इनकम ऑफ लैंड ऑनर। ये वेज किसकी इनकम है? ये इनकम है इनकम ऑफ द लेबरर। और इंटरेस्ट किसकी इनकम है? इनकम ऑफ द कैपिटल ओनर। और ये किसकी इनकम है? प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये कि ये फैक्टर प्राइसिंग भी है और ये इनकम भी है। इनकम किसकी? फैक्टर इनकम भी है। इनको हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं। तो फैक्टर इनकम कह लीजिए या फैक्टर प्राइसिंग। तो जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फर्म कहेगी कि ये हमारी कॉस्ट है, लेकिन फैक्टर्स जब ये अर्न करेंगे तो लैंड ओनर की इनकम क्या है? लैंड ओनर की इनकम जो है
लैंड ओनर की इनकम जो है वो रेंट है। इसी तरीके से लेबरर की इनकम वेज है, कैपिटल ओनर की इनकम इंटरेस्ट है, और एंटरप्रेन्योर की इनकम का नाम प्रॉफिट है। तो इन सारी इनकम्स को अगर हम ऐड कर लें, इन सारी इनकम्स को हम ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगी, ये नेशनल इनकम बन जाएगी। क्योंकि इन चारों फैक्टर्स को ऐड कर लें तो क्या बन जाता है, तो फिर नेशन बन जाती है। इन चारों फैक्टर्स को ऐड करें तो नेशन बन जाती है, इन चारों फैक्टर्स की इनकम को ऐड करें तो नेशनल इनकम बन जाती है। तो नेशनल इनकम समझ आ गया आपको? तो नेशनल इनकम का मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि फैक्टर प्राइसिंग इज कॉल्ड नेशनल इनकम। फैक्टर प्राइसिंग इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ये आप कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जब हम ये कहते हैं कि नेशनल इनकम का जो नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा हम डिस्कस करते हैं। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करते हैं हम हमेशा एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर। इसका मतलब ये कि एक साल के अरसे में, एक साल के अरसे के अंदर एक मुल्क के अंदर ये चारों फैक्टर्स कितनी इनकम जनरेट होती है इनकी, तो ये उनकी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का ताल्लुक एक साल से होता है, और इसको हम, उस साल को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको पता है, वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है। इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 माह बनते हैं, और फिर 1 जनवरी से लेके 30 जून तक फिर 6 माह बनते हैं। तो ये 6 माह और 6 माह 12 महीने, यानी 1 ईयर बन जाता है। तो पाकिस्तान का 6 महीने इधर है, 6 महीने उधर है। जैसे इस वक्त जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2020-21। तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने इधर के हैं और 6 महीने इधर के हैं। तो ये शुरू कब हुआ था, ये 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है, और 31 दिसंबर तक 2020 तक 6 माह हो जाएंगे, अभी होने वाले हैं जैसे आजकल। और फिर यकम जनवरी से शुरू करके 30 जून तक ये 6 माह और हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का ये बजट, इसको बजटरी ईयर भी कहते हैं, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। और इसी एक साल के अंदर ही हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, यानी एक साल के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर कितनी जो है वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कितनी इनकम जनरेट की। देखें, ये जो चारों फैक्टर्स हैं, इनको जो इनकम मिल रही है, जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ ना कुछ किया तो इसको इनकम मिल रही है ना। कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने मिलकर क्या किया है, यानी 4 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, है ना, आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो भी ये एक साल के अरसे में इन इन द इकोनॉमी, इन 1 ईयर, है ना, इन 1 ईयर, तो तभी तो उनको पैसे मिले हैं, रेंट मिला है, वेज मिला है, इंटरेस्ट मिला और प्रॉफिट। इसका मतलब इनको काम करने के बदले में, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोड्यूस किया है गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के नतीजे में इनको क्या मिला है, इनको ये चारों चीज़ें मिली हैं, रेंट मिला है, वेज मिला है। और ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके क्या उसका मुआवजा लिया है, और मुआवजे ये हैं, यानी रेंट लिया है, या वेज ली है, या इंटरेस्ट लिया है, या प्रॉफिट लिया है।
लेकिन ये एवं तो नहीं मिला ना, इन्होंने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, और जो कुछ इन्होंने प्रोड्यूस किया है एक साल के अरसे में, उस गुड्स एंड सर्विसेज को भी नेशनल इनकम कहते हैं। समझ गए? जो कुछ इन्होंने प्रोड्यूस किया वो भी नेशनल इनकम है, और उस प्रोड्यूस करने के बदले में जो इनको इनकम मिली है वो भी नेशनल इनकम है। और जो ये इन इन चीज़ों को खर्च कर देंगे, अपनी जो इनकम को खर्च करेंगे, तो वो खर्च भी तो इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे कर देंगे ना, तो वो जो खर्च होगा वो भी नेशनल इनकम कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम आइडेंटिटी। नेशनल इनकम आइडेंटिटी ये होता है कि नेशनल इनकम बराबर होती है नेशनल आउटपुट के, और ये बराबर होती है नेशनल एक्सपेंडिचर के। मीनिंग दैट कि जो कुछ प्रोड्यूस होता है, जो कुछ प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर किस शक्ल में, उसके बदले में इन चारों फैक्टर्स को पैसे मिलते हैं, और यही पैसे वो फिर खर्च कर देते हैं। और इनकी वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इन तीन निशान का मतलब है इज एग्जैक्टली इक्वल टू। इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं, या इज एग्जैक्टली इक्वल टू भी बोलते हैं। तो इसका मतलब नेशनल इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेशनल आउटपुट। और फर्ज कर लें जो जो उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस की है, आउटपुट मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, वो 100 रुपये मालियत की हैं, तो 100 रुपया ही इनको मिल जाएगा। किस तरह वाला 100 रुपये ही इनकम बनेगी, किसकी, चारों फैक्टर्स की। यानी इसमें इसका मतलब ये है कि 25 का रेंट फॉर एग्जांपल, 25 का वेज, 25 का इंटरेस्ट, और 25 का जो है वो प्रॉफिट फर्ज कर लीजिए। तो ये सारे ऐड कर लें, तो ये रेंट है, ये वेज है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट है। तो ये जितनी गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करते हैं उनकी मालियत निकाल ली जाती है, यानी वैल्यू, और वही इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यही जो 100 रुपया ये फिर खर्च कर देते हैं, तो एक्सपेंडिचर भी कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो 100 रुपये ही एक्सपेंडिचर होगा, 100 रुपया ही इनकम होगी, और 100 रुपया ही गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी। तो ये नेशनल इनकम आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक हो गया? और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये नेशनल इनकम आपको क्लियर हो गया। अच्छा, मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको बुक से भी रिवाइज करवा दूँ। देखें बुक से, ये आपके सामने बुक आ गई। इसके अंदर बताया जा रहा है कि नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम के हवाले से ये बताया गया, तो द वैल्यू ऑफ द वैल्यू द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के अरसे में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू आपको पता है, वैल्यू का फार्मूला होता है प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती। तो क्वांटिटी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उनको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगी जो एक साल के अंदर में प्रोड्यूस हुई है। इसको हम नेशनल आउटपुट एक्चुअली कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? नेशनल आउटपुट, या वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जितनी वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट होती है, उतनी ही चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिल जाती है उसके बराबर ही। यानी 100 रुपये की नेशनल आउटपुट है, तो 100 रुपये ही नेशनल इनकम आएगी। और तो इसलिए दोनों बराबर हैं, और 100 रुपये ही खर्चा होगा तो नेशनल एक्सपेंडिचर भी 100 ही होगा। यहाँ पर इसने नेशनल इनकम को जो डिफाइन किया है वो आउटपुट के मेथड के ज़रिए किया है। एक्चुअली ये जो नेशनल इनकम को मेजर करने के तरीके हैं ना, नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। यानी ये चूँकि आपकी किताब में डिटेल से नहीं बताया गया,
तो मैं भी उतना ही बता रहा हूँ जितनी ज़रूरत है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तीन तरह से होती है। एक को हम कहते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड इनकम मेथड ये है जो भी मैंने शुरू में समझाया, ये वाला। ये इनकम मेथड है क्योंकि रेंट इनकम है किसकी, लैंड की। वेज इनकम है लेबर की। कैपिटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है कैपिटल की। और प्रॉफिट इनकम है एंटरप्राइज की। तो ये जो हमारे पास इन चारों को जमा करके नेशनल इनकम आपके पास आई थी ना, ये वाली, ये एक्चुअली इनकम मेथड के जरिए की है। और ये वाली बात जो मैं कर रहा था, ये इनकम मेथड है। और दूसरा जो मेथड है वो उसे हम कहते हैं आउटपुट मेथड। तो आउटपुट मेथड ये है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हों उनकी वैल्यू निकाल लें। तो यानी प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लें, तो वो आउटपुट मेथड है। और वो भी उसका जवाब भी 100 ही आएगा। इसलिए नेशनल आउटपुट को भी नेशनल इनकम ही कह दिया जाता है। और फिर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती हैं उतनी ही उस पर अखराजात होते हैं। इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो तीनों से जवाब क्या आना है, तीनों मेथड से नेशनल इनकम ही आना है। इस इनकम मेथड से जो आना है उसको नेशनल इनकम कह देंगे। आउटपुट मेथड से जो आना है उसको नेशनल आउटपुट कह देंगे। और जो एक्सपेंडिचर से आना है उसको नेशनल एक्सपेंडिचर कह देंगे। और अभी बताया कि नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर, ये नेशनल इनकम आइडेंटिटी कहलाती। तीनों से जवाब सेम आता है। ठीक हो गया जी, तो ये क्लियर होगी बात। तो आपको जब नेशनल इनकम को मेयर करना है तो आप ये आउटपुट मेथड के मुताबिक भी डेफिनेशन बता सकते हैं, इनकम मेथड के मुताबिक बता सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के मुताबिक भी बता सकते हैं। इनकम मेथड के ऊपर आप कहेंगे कि जितनी भी एक मुल्क के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, वो उनकी जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम है। और आउटपुट मेथड के अंदर सॉरी आउटपुट मेथड, और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके जो चारों फैक्टर्स को इनकम मिली है उनको ऐड कर लें, यानी रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को, तो ये इनकम मेथड है। और जितनी आप उन गुड्स एंड सर्विसेज पे अखराजात करते हैं उन अखराजात को ऐड कर लें, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड बन जाएगा, यानी नेशनल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये तीनों आपस में बराबर आएंगे, इसका जवाब भी 100 आएगा तो इसका भी जवाब 100 आएगा, तो इसका जवाब भी 100 ही आएगा। ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है वो ये कि इसको बुक से ज़रा देखें। इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नेशनल इनकम है द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर लें, इसे हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना जी। फाइनल कहते हैं कि जिस पर मज़ीद कोई प्रोसेस ना हो। तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी लेनी है, जो कि फाइनल होती हैं, यानी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेनी और जो रॉ मटेरियल है वो नहीं लेना, फाइनल गुड्स लेनी है। और उनकी वैल्यू निकाल लेनी है जो एक साल के अंदर आपके मुल्क में प्रोड्यूस हुई हैं। उनकी वैल्यू को एक्चुअली तो कहेंगे नेशनल आउटपुट, लेकिन चूंकि नेशनल आउटपुट किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम के, तो उसको फिर नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम को मेजर करना क्यों ज़रूरी है। तो उसकी वजह ये है कि दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल बैंक हो उस मुल्क का, वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और वो देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी में पिछले साल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी, इस साल कितनी हुई है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर कितनी आउटपुट दे रहा है और कहाँ कहाँ पे आउटपुट में कमी आ रही है और उनके मसाइल क्या क्या हैं। जैसे नेशनल इनकम को जब मेजर करेंगे तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी आएगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी आएगी, सर्विसेज सेक्टर भी आएगा। तो जब आप इन सबको इनकी आउटपुट देखेंगे पिछले साल की और इस साल की, तो आपको पता चलेगा कि आपके मुल्क के अंदर
इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है, या कौन सा सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर बेहतर नहीं परफॉर्म कर रहा। दूसरा ये फ़ायदा होता है नेशनल इनकम को मेजर करने का कि आपको आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है कि आपका मुल्क का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। जैसे आप किसी एक शख्स से इनकम पूछें तो आपको उस शख्स की इनकम से अंदाज़ा करके आप बता सकते हैं कि ये अमीर शख्स है या गरीब शख्स है। इस तरह जब आप किसी मुल्क की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो उस मुल्क की नेशनल इनकम से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस कैटेगरी में आती है। फिर आप कहते हैं कि ये पुअर कंट्री है, या ये मिडिल इनकम कंट्री है, या लोअर इनकम कंट्री है, या ये हाई इनकम कंट्री है। तो वो फिर उसके मुताबिक आप उसको ग्रेड दे देते हैं और फिर उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इस मुल्क के अंदर कितने लोगों को जॉब मिली हुई है उसी डाटा से, और कितना वो कंट्री अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। ये सारी गाइडेंस भी मिलती है। फिर जो है अगली चीज़ ये होती है कि जो पिछले साल आपके पास एक्टिविटी करने के नतीजे में आपको पता चलता है कि आपकी इकॉनमी कितनी ग्रो कर रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो कि एनुअल चेंज होता है नेशनल इनकम के अंदर, तो उसे हम रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्चुअली वो आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप उसका परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे किसका, अपनी आउटपुट का। तो आप ये देखते हैं कि आउटपुट, देखते हैं आप आउटपुट इन द करंट टाइम पीरियड, और फिर माइनस आप करते हैं आउटपुट इन द प्रीवियस टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय आउटपुट इन प्रीवियस टाइम पीरियड इनटू 100। तो ये आपके पास आ जाता है आउटपुट ग्रोथ रेट का फार्मूला। तो आउटपुट ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं इसको, आउटपुट ग्रोथ, या आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का अगर कैलकुलेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टी, टी का मतलब है करंट टाइम पीरियड या करंट ईयर, करंट टाइम या करंट ईयर। टी माइनस वन का मतलब है प्रीवियस टाइम पीरियड, प्रीवियस टाइम मीन्स एक साल पीछे, तो प्रीवियस ईयर कह लीजिए। करंट टाइम का मतलब करंट ईयर हो जाएगा अगर ईयर वाइज कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल इनकम को ईयर वाइज किया जाता है। और ये प्रीवियस ईयर कह देंगे। तो प्रीवियस ईयर किसी भी सेक्टर की आउटपुट और करंट टाइम उसकी आउटपुट और प्रीवियस से डिवाइड करके आप ग्रोथ रेट फाइंड करना कर सकते हैं। ये आपके पास ग्रोथ रेट का फार्मूला आ गया। इससे आप एनुअली देख सकते हैं कि ग्रो कर रही है इकोनॉमी या नहीं कर रही है। और अगर करंट टाइम की आउटपुट और प्रीवियस टाइम पीरियड की आउटपुट बराबर हो जाए तो ग्रोथ रेट ज़ीरो आएगा, मीनिंग दैट कि जितनी पिछले साल आउटपुट प्रोड्यूस हुई थी इस साल भी उतनी ही प्रोड्यूस हुई है। यानी अगर फर्ज कर लें कि 2000 यूनिट इस साल प्रोड्यूस हुए और 2000 ही पिछले साल हुए थे, तो आपके पास जो ग्रोथ रेट आएगा वो आएगा 0%। तो 0% ग्रो किया है, इसका मतलब करंट और प्रीवियस सेम है। तो इस तरह अगर करंट आपकी 2500 है और प्रीवियस 2000 है, तो आप देखेंगे कि आपका जो ग्रोथ रेट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल करंट जो है 15 है और प्रीवियस ज़्यादा है उससे, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव परसेंटेज में। तो ग्रोथ रेट इसका मतलब जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि करंट वैल्यू क्या है, प्रीवियस क्या है, करंट वैल्यू क्या है, प्रीवियस क्या है, और उसके मुताबिक ग्रोथ रेट आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब दोबारा किताब पे आए, यही मैं बता रहा हूँ कि एनुअल चेंज इन द नेशनल इनकम इन इज कॉल्ड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये आप एनुअल चेंज निकाल लेंगे, एनुअल चेंज
का मतलब एनुअल परसेंटेज चेंज, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। आउटपुट का मतलब नेशनल इनकम कह लीजिए, ठीक है ना जी। तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब नेशनल इनकम इन करंट टाइम पीरियड माइनस नेशनल इनकम इन टी माइनस वन प्रीवियस टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम टी माइनस वन इंटू 100। तो ये आ जाएगा नेशनल इनकम ग्रोथ रेट। तो जो भी आप ग्रोथ रेट निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला सिंपल सा ये है, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। तो आपके पास परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे, जैसे जो जो फार्मूला परसेंटेज चेंज का होता है वही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें, तो नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स भी होते हैं। एक को हम जीडीपी कहते हैं और एक को हम जीएनपी कहते हैं। अब ये दोनों समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। तो दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक को हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं जीडीपी और इसको हम कहते हैं जीएनपी। तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो ये एग्रीगेट्स हैं, इनको हम कहते हैं एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखें, ये एग्रीगेट्स तो बेशुमार हैं। मैं कुछ आपको मज़ीद भी समझा देता हूँ जो कि आपकी किताब में नहीं भी हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि एक तो इसमें है ग्रॉस ग्रॉस। तो ये पहले ग्रॉस को समझते हैं। तो ग्रॉस का मतलब है टोटल, टोटल। अच्छा, फिर इसमें देखें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। तो ये दोनों में ये सेम है, ग्रॉस ग्रॉस, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना जी। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब बाकी देख रहे हैं क्या चीज़ रह गई है। एक चीज़ रह गई है डोमेस्टिक, और एक जो है वो नेशनल है। इन दो को समझ लें तो हमें अगली चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। देखें, डोमेस्टिक का ताल्लुक जो है वो रेजिडेंस से है, और नेशनल का ताल्लुक जो है वो सिटीजनशिप से है। ये बात समझें, डोमेस्टिक का ताल्लुक रेजिडेंस से है और नेशनल का ताल्लुक किससे है? सिटीजनशिप से है। तो डोमेस्टिक का मतलब ये है जिसे आप कहते हैं रिहायशी, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं। और सिटीजन का मतलब ये होता है शहरी। शहरी का मतलब ये होता है कि आप लीगल इनहेबिटेंट हैं ऑफ अ कंट्री। यानी इसका मतलब ये है कि आप उस मुल्क के कानूनी तौर पर बाशिंदे हैं। कानूनी तौर पर जो आप उस मुल्क के बाशिंदे होते हैं उसे हम शहरी कहते हैं या सिटीजन। और वो कौन होता है सिटीजन? हु हैव नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ। समझ गए? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये सिटीजनशिप कहते हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास CNIC जिसे कहते हैं, कंप्यूटराइज कहते हैं ना, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो मेरे पास भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है,
आपके पास भी है पाकिस्तान का, तो वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो हम, इसका मतलब वी आर द नेशनल ऑफ पाकिस्तान। और लेकिन अब हम फॉर्चुनेटली, हम पाकिस्तान, हमारे पास दो स्टेटस हैं। एक ये कि हमारे पास हम सिटीज़न भी हैं क्योंकि हमारे पास अब हमारे मुल्क का शनाख्ती कार्ड है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। और दूसरा, हम इस मुल्क में रहते भी हैं। तो हम वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान के रेजिडेंट भी हैं। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब हमारे पास दो स्टेटस है। तो हम पाकिस्तान के लीगल इनहेबिटेंट भी हैं और हम पाकिस्तान के रेजिडेंट भी हैं, हम पाकिस्तान में रहते भी हैं। तो बहरहाल ये दोनों चीज़ें, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है जैसे हम बाहर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूके चले जाते हैं, तो यूके जाने के बाद हम क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे कि वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बट रेजिडेंट इन यूके। यानी हम पाकिस्तान के तो शहरी हैं लेकिन रिहाइश पजीर कहाँ पे हो सकते हैं? हम रिहाइश पजीर यूके में हैं, यानी रेजिडेंट ऑफ यूके। इस तरह आप सऊदीया चले जाएं, तो सऊदीया में आपका क्या स्टेटस होगा कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बट रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। इसी तरीके से जब आप देखते हैं कि एक शख्स अमेरिका से पाकिस्तान आता है, उसका क्या स्टेटस होगा पाकिस्तान में? तो उसे कहेंगे सिटीजन ऑफ यूएसए बट रेजिडेंट इन पाकिस्तान। सिटीजन तो पाकिस्तान का है, सॉरी, सिटीजन तो यूएसए का है लेकिन पाकिस्तान का रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रह रहा है। ये दोनों में फ़र्क समझ आ गया आपको कि रेजिडेंस और शहर में सिटीजनशिप में क्या फ़र्क है? तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर डोमेस्टिक का वर्ड यूज़ करते हैं, तो डोमेस्टिक का ताल्लुक किससे है, ये ज़रा अपने ज़हन में बिठाएं कि डोमेस्टिक का ताल्लुक जो है वो रेजिडेंसी से है, और नेशनल का जो ताल्लुक है वो सिटीजनशिप से है। ये दो लफ्ज़ जो आप समझ रहे हैं, ये दो लफ्ज़ समझने के लिए आपको ये दो लफ्ज़ मैंने अभी आपको समझाए हैं कि इसका ताल्लुक किससे है और इसका ताल्लुक किससे है। इसका मतलब कि आप जब डोमेस्टिक की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल मैप है, एम मैंने बना दिया। तो इस पाकिस्तान के मैप के अंदर अब ये फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के हम क्या है, रेजिडेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि किसी मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों ने जितनी टोटल प्रोडक्शन की है, जितनी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की है, वो जीडीपी है। जीडीपी समझ आया आपको? जीडीपी का मतलब डोमेस्टिकली, डोमेस्टिकली मीन्स कि इस मुल्क के रहने वाले लोगों ने। अब इस मुल्क के अंदर रहने वाले कौन है? इस मुल्क के अंदर रहने वाले कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, इंग्लैंड के लोग भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी हो सकते हैं, न्यूजीलैंड के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान की लेकिन वो सारे, उनका सबका जो एक स्टेटस होगा वो होगा रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज जब भी आएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर अंदर। तो पाकिस्तान की बाउंड्री यही है ना, इस बाउंड्री के इस बाउंड्री के अंदर अंदर, इस बाउंड्री के अंदर अंदर, इसी के अंदर अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी, उनका एक ही स्टेटस है। और उनको क्या कहेंगे? उन उन लोगों को कहेंगे रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितनी भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की है, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितनी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की है, वो क्या कहलाएगी? जीडीपी ऑफ पाकिस्तान कहलाएगी। इस बाउंड्री के अंदर अंदर अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है, और जिन उन वो किन्होंने किया है, वो इधर इसके अंदर
सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के लोग तो नहीं है ना, ये सारे पाकिस्तानी यानी सिटीजन पाकिस्तान के सिटीजन भी हैं, लेकिन इधर हो सकता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा हो, चाइना का एक बंदा हो, न्यूजीलैंड का बंदा हो, ऑस्ट्रेलिया का बंदा हो, कोई जापान से आया हुआ हो, पता नहीं कितने लोग, लेकिन इन सबका एक ही स्टेटस है और इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब जब पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर, बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है वो करने वाले कौन है, उन्हें कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। चाहे उनमें सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ प्रोड्यूस किया है। तो जब भी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात आएगी तो बाउंड्रीज की बात आएगी, बॉर्डर्स की बात आएगी, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर, उसे हम जीडीपी कहेंगे। ठीक है ना जी, जीडीपी समझ आ गया आपको। तो नेशनल जीडीपी का ताल्लुक किससे है, रेजिडेंसी से। तो जब रेजिडेंसी की बात आएगी तो पाकिस्तान की टेरिटरी की बात आएगी, इलाके की बात आएगी। तो इस इलाके के अंदर उसकी बाउंड्रीज होंगी, उसका बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर के अंदर जो भी लोग हैं वो पाकिस्तान के रिहायशी हैं, वो पाकिस्तान के रिहायशी हैं, चाहे उसका ताल्लुक खुद पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वो शहरी भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं भी हो सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है तो वो देखें जैसे ये है, ये पाकिस्तान का शहरी नहीं 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 है, ये भी नहीं है। लेकिन जब ये नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर तो पाकिस्तान के सिटीजन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही, यानी ये जो न्यूजीलैंड का बंदा इधर है, ये चाइनीज यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि नहीं कर रहे, जापान के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ये सारे, ये ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, ये सारे लोग पाकिस्तान के रेजिडेंट्स कहलाएंगे। तो रेजिडेंट जो कुछ भी मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करते हैं वो जीडीपी कहलाती है, क्योंकि रेजिडेंसी का ताल्लुक किससे है, डोमेस्टिक से है। रेजिडेंस का ताल्लुक किससे, डोमेस्टिक से, ये बात समझें। और डोमेस्टिक का ताल्लुक किससे है, बाउंड्री से है। और नेशनल का ताल्लुक सिटीजनशिप से है। सिटीजनशिप के लिए बाउंड्री का वर्ड नहीं आता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के सिटीजन ने जो कुछ प्रोड्यूस किया है वो पाकिस्तान की क्या कहलाएगी, पाकिस्तान की जीएनपी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की जीएनपी कहलाएगी। ठीक है ना जी। तो नेशनल और डोमेस्टिक का वर्ड समझने की जरूरत है। तो नेशनल का ताल्लुक मैंने अभी बताया किससे है, वो सिटीजनशिप से है, और डोमेस्टिक का ताल्लुक किससे है, रेजिडेंसी से है। ठीक है ना जी। तो मैं कहूँ कि पाकिस्तान के सिटीजन ने जो टोटल यानी ग्रॉस मीन्स टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की है तो वो जीएनपी है, तो ये बात ठीक होगी। और अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के जो रेजिडेंट्स ने जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की है वो पाकिस्तान की जीडीपी है, तो ये बात भी ठीक होगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आउटपुट produced by citizen of पाकिस्तान। और दूसरी चीज मैं क्या कहूँगा, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको मैं कहूँगा जीएनपी, और इसको मैं कहूँगा जीडीपी। समझ गए। अब आप इसको मजीद समझ लीजिए। देखें, अब फॉर एग्जांपल ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड है। तो ये मैंने दो तीन मुल्क ले लिए हैं दुनिया के। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री है सारी, ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री है, ये सारी, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसके अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी कहलाएगा। इस तरह न्यूजीलैंड की बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है
वो न्यूजीलैंड की क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। ये इसमें कोई शक तो नहीं है ना। तो इसका मतलब बाउंड्रीज के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री के अंदर ऑस्ट्रेलियन तो नहीं सारे रह रहे होंगे ना, ये ऑस्ट्रेलियन है सारे जो रह रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तानी भी हैं, इसमें इंडियन भी हैं, है ना, इसमें जापान के लोग भी आए हुए हैं, इसमें जो है वो यूएसए के लोग भी आए हुए हैं। तो लेकिन इन सब का यहाँ पे स्टेटस क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दे आर कॉल्ड रेजिडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो भी हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, उनकी जो आउटपुट होगी वो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी कहलाएगी। ये समझ गए। इसी तरीके से न्यूजीलैंड के अंदर भी न्यूजीलैंड के अपने बंदे भी होंगे और दुनिया के भी बंदे काम कर रहे होंगे। अब फर्ज कीजिए कि अब हम जब पाकिस्तान की जीएनपी की बात करेंगे, तो पाकिस्तान की जीएनपी में ये सारी जीडीपी तो शामिल होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग यहाँ पर भी तो मौजूद हैं, जैसे ये पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद है, ये सारे पाकिस्तानी है, ये वाले, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये पाकिस्तानी है जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, ये रेड वाला सर्कल बहुत बड़ा है। अब ये यहाँ से पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी क्या करते हैं, कमाई करके इधर भेजते हैं पाकिस्तान, ये नहीं भेजते। और इसी तरीके से ये जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन, ये कहाँ भेज रहे हैं अपनी इनकम, अपने मुल्क में भेज रहे हैं, ये चीज़ चलती है। मैंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम पाकिस्तान की जीएनपी की बात करेंगे, तो हम कहेंगे पाकिस्तान के सिटीज़न ने जो कुछ प्रोड्यूस किया। तो पाकिस्तान के सिटीज़न तो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी रहते हैं। ये पाकिस्तान के बाहर देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, और पूरी दुनिया में भी रहते हैं वो। तो पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी फैले हुए, अब पाकिस्तान की बाउंड्री नहीं रही अब यहाँ पे। जब सिटीज़न की बात करेंगे तो बाउंड्री खत्म हो जाएगी, तो फिर बाउंड्री भी आ जाएगी, यानी पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर पाकिस्तान के सिटीजन रहते हैं, और पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर भी दुनिया में कहीं पे पाकिस्तानी रहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, और वो जो मिलकर जितनी भी टोटल आउटपुट एक साल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की जीएनपी कहलाएगी। इसी तरीके से अगर कहते हैं पाकिस्तान की जीडीपी, तो फिर पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर अंदर जो कुछ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के रेजिडेंट जो प्रोड्यूस करते हैं, तो पाकिस्तान के जो रेजिडेंट जो प्रोड्यूस करेंगे वो पाकिस्तान की जीडीपी कहलाएगी, यानी इस बाउंड्री के अंदर अंदर अंदर। ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है सारी, ये सारी बाउंड्री के अंदर रहते हुए जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान की जीडीपी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ बात समझ में आ गई होगी। तो जीडीपी की जब हम, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना कि नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं, तो नेशनल इनकम को मेजर करने के मैंने अभी बताया था कि तीन तरीके होते हैं। ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर रहा था, नेशनल इनकम को मेजर करने के तीन तरीके, एक इनकम मेथड, एक आउटपुट मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड। और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अब, ये एक्चुअली एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है। तो इसका मतलब ये नेशनल इनकम के ही हिस्से हैं। तो इसका मतलब इनको मेजर करने के भी फिर तीन तीन तरीके होंगे, यानी जीडीपी भी तीन तरीकों से मेजर होगी, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड, इसका जीएनपी भी तीन तरीकों से मेजर होगी। तो इन सब के तीन तीन जो है वो मेथड है जिनसे ये मेजर हो जाते हैं। ठीक है ना जी। और अगर अब हम जीडीपी को मेजर करें, तो जीडीपी की जो इक्वेशन है एक्चुअली वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये है इक्वेशन जीडीपी की, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसको ज़रा समझिए कि ये जीडीपी की मेजरमेंट मैंने की है। जैसे जीडीपी की मैंने कहा नेशनल इनकम की मेजर तीन तरीकों से होती है, इनकम, एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड से। ये जीडीपी की मेजरमेंट मैंने की है एक्सपेंडिचर मेथड से, क्योंकि सी का क्या मतलब है, सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी का मतलब है
गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स, और एम का मतलब है इंपोर्ट्स। तो ये समझ गए। तो एक्चुअली ये सारे क्या है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट का है। एक्सपोर्ट भी एक्सपेंडिचर होता है और इंपोर्ट भी एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपोर्ट एक्चुअली फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर ऑन लोकल गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और इंपोर्ट जो होता है वो लोकल एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो इसका मतलब ये सारे एक्सपेंडिचर्स हम ऐड करते हैं तो आपके पास जीडीपी बन जाती है। ये जीडीपी की क्या है, इक्वेशन है। अब अगर हम यहाँ पे जी एन पी की इक्वेशन बनाए, तो जी एन पी की इक्वेशन होती है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जी एन पी की इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं एन एफ आई। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेमेंट्स टू अब्रॉड। समझ गए, ये आ जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी जो फैक्टर इनकम आप बाहर से अर्न करते हैं माइनस जो फैक्टर इनकम आप बाहर के लोगों को देते हैं। जिस इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल सामने रख लें, तो ये जो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो पाकिस्तानी लोग ये कमाई करके इधर पाकिस्तान भेज रहे हैं, इसे हम कहते हैं नेट, इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं समझ आई, जो पाक यानी अब्रॉड से जो पाकिस्तान में इनकम आ रही है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने मुल्क में ये भेजते हैं इनकम, तो इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ये देखें भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए पैसे, तो इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो आपके मुल्क से उनके लोग आके कमाइयाँ करके आप अपने मुल्क में भेजते हैं, और आपके मुल्क के लोग दुनिया में जाके अपने मुल्क में भेजते हैं, इन दोनों का फ़र्क निकाल लें तो इसे हम कहते हैं एन एफ आई। ये समझ गए, एन एफ आई समझ आएगा। यानी आपके लोग यानी फर्ज करें पाकिस्तान के लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके $100 पाकिस्तान में भेजते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया के लोग पाकिस्तान में आके $50 ऑस्ट्रेलिया को वापस भेजते हैं, तो पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हुआ ना। कितना फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, $50 का। क्योंकि $100 हमारे लोगों ने वहाँ से भेजा कमा के, और उनके लोगों ने कितना भेजा, 50, 50 पाकिस्तान को बच गया। तो ये भी हो सकता है कि $100 हमारे लोग भेजें बाहर से, और इधर उनके लोग आके हमारे मुल्क में कमाइयाँ करें, और $100 ही वापस भेज दें, तो आपकी नेट फैक्टर इनकम ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी मुमकिन है कि $100 जो है वो $100 जो है पाकिस्तानी कमा के भेजे हैं पाकिस्तान में, और उनके लोग जो है पाकिस्तान में आके कमाई करें और $150 भेज दें पाकिस्तान से अपने मुल्क में, तो पाकिस्तान से पैसा चला जाएगा, $50 माइनस में चला जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम ज़ीरो भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसको मैंने क्या कहा है, नेट फैक्टर इनकम। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इफ नेट फैक्टर इनकम
इज ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगी तो फिर जीडीपी और जीएनपी सेम हो जाएंगे। ठीक है ना जी। कैसे भला? अगर नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव होगी तो फिर जीएनपी जीडीपी से बड़ी होगी, और अगर नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव होगी तो फिर जीएनपी छोटा होगा जीडीपी से। ये आप समझ लीजिए। इक्वेशन क्या है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई, यही इक्वेशन है ना। और फर्ज कर लीजिए जीडीपी आपकी है 200 और नेट फैक्टर इनकम, ये पहली वाली बात कर लेते हैं, ज़ीरो है। तो जब ज़ीरो होगी तो जवाब क्या आएगा? 200। तो इस सूरत में देख लें, ये पहली सूरत में आपको नज़र आ रहा है कि जीडीपी भी 200 है और जीएनपी भी 200 है, सेम हो जाएगा ये वाली बात। ठीक है ना? ये जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे यहाँ पे आपके सामने। अब दूसरा केस कि जी एन एन एफ आई पॉजिटिव करनी है, तो जीडीपी तो 200 ही है और एन एफ आई फर्स्ट कर लें 100 है। तो अब आपके सामने जीएनपी कितनी आ जाएगी? 300। अब आपके सामने ये देखें, इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये दूसरा केस बन जाएगा कि एन एफ आई जब पॉजिटिव होता है तो जीएनपी, ये जीएनपी है, जीडीपी से बड़ी होती है, ये 300 बड़ा है 200 से। और तीसरा केस जो है वो ये है कि जीडीपी ये है और जीडी एनएफआई फर्ज कर लें नेगेटिव में है, और नेगेटिव कितनी है? फर्ज करें 50 ही है, तो ये जवाब आएगा 150। अब आपके सामने है कि जब ये नेगेटिव में होती है तो फिर जीडीपी जीएनपी से बड़ी हो जाती है, ये वाली केस। ठीक है जी। ये तीनों मैंने केसेस समझा दी। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, और ये तीसरा केस है आपके सामने। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी और जीएनपी में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कोई इशू यहाँ पे हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो ये आपके पास जीडीपी की इक्वेशन है, ये आपने याद करनी है कि इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूमर्स करते हैं उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जो कैपिटल गुड्स पर इन्वेस्टर करते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं कहते हैं। इस तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करती है, हेल्थ पे करती है, डिफेंस पे करती है। यानी गवर्नमेंट के दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी एक एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। और फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी एक्सपेंडिचर होते हैं, मैंने भी आपको बताया। एक्सपोर्ट फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर होता है लोकल गुड्स के ऊपर, और जो इंपोर्ट होता है वो आपका आपके मुल्क के लोगों का एक्सपेंडिचर होता है फॉरेन गुड्स के ऊपर। तो ये सारी चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें, ये पांचों जो एस्पेक्ट हैं, ये पांचों के पांचों पांचों जो हैं ये एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हैं। एक्चुअली का मतलब ये है कि इस जगह पे हमने जीडीपी की जो मेजरमेंट की है वो एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए की। अच्छा, अब इसमें मज़ीद जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये दो कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिए, यानी जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम या प्रोडक्ट। तो इसके साथ दो नेट भी होते हैं, यानी जीडीपी पढ़ लिया और जीएनपी पढ़ लिया। अब इससे हम एक और बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं एनडीपी, और फिर हम उसे कहते हैं एनएनपी। ठीक है। तो ये देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये दोनों ग्रॉस हैं, ये ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, लेकिन ये दोनों क्या है? नेट है। तो ग्रॉस से जब आप नेट फाइंड करते हैं तो उसका तरीका एक सिंपल सा होता है कि हम ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो वो नेट आ जाता है। जैसे मुझे अगर फाइंड करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फार्मूला होगा जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। और अगर मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मुझे जीएनपी में से डेप्रीसिएशन अलाउंस को माइनस कर देना है। बस ये फार्मूला याद करना है आपने। तो जब भी ग्रॉस से नेट फाइंड करना है तो उसका तरीका क्या है? डिडक्ट दी
डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो आपके पास नेट आ जाएगा। समझ गए? तो तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसे हम कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी? तो यहाँ तक मेरा ख्याल है बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो मैंने अभी आप लोगों को कोई कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश किया है। तो अभी बाकी इंशाल्लाह ताला कल डिस्कशन करेंगे मज़ीद भी। लेकिन अभी आप ज़रा नोटिस कीजिए कि मैंने आपको सिर्फ ये चंद लाइनें समझाई हैं, नेशनल इनकम और ये जीडीपी और जीएनपी, लेकिन इसमें एनडीपी और एनएनपी शामिल नहीं था, वो मैंने खुद समझाया आपको। अच्छा, इसमें ज़रा देखें तो जीडीपी की इसने जो डेफिनेशन की है, इसने कहा कि दिस इज़ द मेयर ऑफ द वैल्यू, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। वैल्यू के ऊपर यहाँ फाइनल लाजमी लिखें, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसने जीडीपी की जो मेजरमेंट की हुई है, वो कह रहा है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री बाउंड्रीज, जो कंट्री की बाउंड्री में जो प्रोड्यूस हुई है उसे जीडीपी कहेंगे। ठीक है ना जी? और जीएनपी के हवाले से उसने कहा कि ये वो आउटपुट है जो कि कंट्री की पॉपुलेशन ने प्रोड्यूस की है। तो इसमें वो कहता है कि वो अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड भी शामिल है। तो वो इसने अपने तरीके से दोनों को बता दिया कि विद इन दी बाउंड्रीज, और ये फिर कंट्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो कहीं पे भी रह सकती है ना। तो मैंने रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का आपको कॉन्सेप्ट दिया है। और ये जो जीडीपी है ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स है, और ये वेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडेक्स है। तो मतलब ये कि जीडीपी जो है वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को शो कर रही होती है, किसी मुल्क में कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई और कितने लोगों ने उसको प्रोड्यूस किया। और जो जीएनपी है वो ये बताती है कि आपके जो सिटीज़न है उन्होंने कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की है, और उसका उस मुल्क के रहने वाले की जितनी जीएनपी ज़्यादा होगी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वेल्थ उतनी ही ज़्यादा होगी।